चलो ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ बेटा वी शैल कंटिन्यू अवर चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी ओके एंड वी शैल कंटिन्यू द टॉपिक दैट इज पाइपलाइंस गोइंग ऑन ठीक है ना. तो प्लीज चेक आउट पेज नंबर 85. तो द टॉपिक वी शैल कंप्लीट टुडे इज द पाइपलाइंस. आफ्टर दैट वी शैल ऑल्सो कंप्लीट अदर टॉपिक्स ऑल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक द पाइपलाइंस. बेटा द लास्ट important point of the topic pipelines is the three important networks of pipelines in India are, please underline from oil field of Upper Assam to Kanpur, from Upper Assam to Kanpur, ठीक है. These are our important pipeline links, ठीक है, which are used to transport oil, ठीक है, from these areas, from Upper Assam to Kanpur, ठीक है जी. नेक्स्ट नंबर 2 from Salaya in Gujarat, ये अंडरलाइन कर लो इन सबको, प्लीज अंडरलाइन. फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, ये अंडरलाइन कर लो प्लीज. टू फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, सॉरी. नंबर 3 हजीरा टू हजीरा विच कनेक्ट्स जगदीशपुर ऑफ उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश, ठीक है. ये भी ठीक है, पता ही आपको. HVJ दैट इज हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ठीक है. प्लीज अंडरलाइन दिस नेम्स, ये अंडरलाइन कर लो, बुक्स में सारे नाम दिए हैं, ठीक है. तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स ऑफ इंडिया which are used to transport oil and natural gas to different parts of the country, okay. now एक और पाइपलाइन है, वो बेटा कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है. वो दैट इज, उसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था. दैट इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, दैट इज द molten minerals from one place to another, that is in Karnataka, okay. But these are the 3 important long pipeline networks of India. That was not a very long pipeline network. These are the 3 long and important pipeline networks of India used to transport oil and natural gas from one part to another part, okay. Chalo, now beta our next important topic, that is your waterways. Chalo, now I'm rubbing this. अच्छा देखो बेटा, अब इससे पहले जब हम टॉपिक्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम वी हैड डिस्कस्ड दैट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. ये फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ना आपको क्या आ रहा है, इसके 3 पार्ट्स हमने देखे थे. लैंड, नेक्स्ट वाटर एंड नेक्स्ट एयर, ठीक है. Now our land topic is complete because it has 3 parts. First part is roadways, ठीक है जी, that is complete. Next second part railways, that is again complete. And next third part pipelines. Now this is also complete. So this means that this part is completely okay. Land, we have covered the whole topic, that is land. Roadways is completed, railways is completed, pipelines is completed. So land portion is completed now number 2, ठीक है. This was your first part, second, third. Now in the means of transportation, ठीक है, in the means of transportation, first part is complete, that is land. Now means of transportation, second part, that is water. Now we shall start this part, water. In the water segment, we had discussed that it has 2 parts: inland waterways and number 2 overseas waterways, ठीक है. These are the 2 parts, first part, second part. So now we shall discuss this one. Now we shall discuss this part.
water, and its two parts, inland waterways and overseas waterways. Okay, so please take out page number 87 in your textbooks. Waterways. ठीक है, now I'm drawing this waterways. देखो बेटा, वाटरवेज के बारे में आप सबको पहले से भी पता है कि वाटरवेज इज द most important and largest means of transportation since ancient times. ठीक है ना, प्राचीन काल से, बहुत पुराने टाइम से ही जो वाटरवेज है, ये सबसे बड़ा वाटरवेज जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एंशियंट टाइम से ही, आज के टाइम से नहीं, पुराने टाइम से ही, बहुत प्राचीन टाइम से ही जो आपका वाटरवेज है, ये एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसा क्यों है? देखो, मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताता हूँ। आप लोग सभी ने वाटरवेज के लिए जो शिप्स यूज़ होते हैं, पानी के जहाज़ यूज़ होते हैं, वो सभी ने देखे होंगे। ठीक है, आप लोग बैठे भी होंगे, देखे भी होंगे, टीवी पर भी देखे होंगे। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, क्या पानी के जहाज़ सबसे बड़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही अपने आप में अगर देखा जाए तो? पानी के बड़े जहाज़ में जितना सामान हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जितना सामान लोड कर सकते हैं, उतना ना हम रोडवेज़ के ज़रिए कर सकते हैं, ना ही हम उतना आपका वाटरवेज़ के ज़रिए कर सकते हैं, और सॉरी, ना हम उतना रेलवेज़ के ज़रिए कर सकते हैं, और ना ही हम उतना एयरवेज़ के ज़रिए कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सामान अगर हम लोग लोड किसी चीज़ में कर सकते हैं तो वो है पानी के जहाज़, यानी कि द शिप्स, यानी कि वाटरवेज़। तो इसीलिए पुराने टाइम से ही वाटरवेज़ जो हैं, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहे हैं शुरू से। ना हम इतना सामान लैंड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ना ही हम इतना सामान एयरवेज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। येस, एयरवेज़ इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयरवेज़ अपने आप में फास्टेस्ट तो है, बट लार्जेस्ट नहीं, क्योंकि हवाई जहाज़ इतना बड़ा नहीं होता जितना पानी का जहाज़ बड़ा होता है। इसीलिए हवाई जहाज़ में भी उतना सामान कंटेन नहीं किया जा सकता जितना कि पानी के शिप में किया जा सकता है। तो दैट इज़ वाई the waterways is the important and the largest means of transportation since ancient times. ठीक है जी, तो अब हम इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा नंबर 2, these are the cheapest means of transportation also. Means of transportation also. Especially not only for international trade but also inside India also. मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी यही है अपने आप, चाहे आपने इनलैंड वाटरवेज के जरिए करना हो, चाहे आपने इंटरनेशनल सामान भेजना हो। देखो कैसे, अगर आप लोग नदियों के जरिए, सपोज गंगा नदी के जरिए आपने फ्रॉम गंगा आपने गंगोत्री से सामान भेजना है कलकत्ता तक, ठीक है। तो अब क्या है, आपने मान लो अगर आप रोडवेज़ के ज़रिए भेजते तो रोडवेज़ के ज़रिए वो सामान में कितना टाइम भी लगना था, ट्रैफिक भी काफ़ी होता है सड़कों पे, उसमें भी प्रॉब्लम होनी थी, इतना पेट्रोल लगना था। रेलवेज़ के ज़रिए ऑफकोर्स सामान चले जाना था, लेकिन अगर हम उसको पानी के ज़रिए, पानी के बोट्स के ज़रिए, बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जो नदियों में चलती हैं, उनके ज़रिए सब भेजते हैं तो वो रेलवे से भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें तो इट इज़ ऑल्सो द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा अगर सपोज हमने इंटरनेशनल हमने सामान भेजना हो, तो जैसे मान लो आपने इंडिया से अमेरिका सामान भेजना हो, इंडिया से आपने ऑस्ट्रेलिया सामान भेजना हो, तो उसके लिए तो वाटरवेज से अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं कोई भी। क्योंकि अगर आप लोग इंटरनेशनल सामान भेजना चाहते हो तो आपके दो ही तरीके होते हैं, या तो आप लोग वाटरवेज के जरिए भेजो या आप लोग एयरवेज के जरिए भेजो, ठीक है। अब एयरवेज में आप देख सकते हो, एयरवेज को तो आप चीपेस्ट तो कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। इट इज़ द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
और दूसरी बात ये कि बात वही आ गई अगेन, एयरवेज इज़ नॉट द लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि पानी का जहाज़ जितना बड़ा होता है, जो आपका हवाई जहाज़ है उतना बड़ा होता ही नहीं है, ठीक है, उतना सामान उसमें कंटेन आप कर ही नहीं सकते, लोड कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए द waterways are the cheapest means of transportation also for both inside the country and outside the country. For both, that is inside the country and outside the country. आपने कंट्री के अंदर सामान भेजना हो चाहे कंट्री से बाहर सामान भेजना हो, ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और साथ साथ लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, इसमें कोई शक नहीं। अब चीपेस्ट एक होने का रीज़न क्या है? They are suitable for carrying heavy and bulky goods. It is also fuel efficient and environment friendly mode of transportation. ठीक है ना? देखो हमने कहा cheapest कैसे, because it is fuel efficient. ठीक है ना, फ्यूल एफिशिएंट है। अब फ्यूल एफिशिएंट कैसे है? इसमें उतना ज़्यादा फ्यूल पानी के जहाज़ में यूज़ नहीं होता जितना कि एयरवेज में होता है, जितना कि या फिर जितना आपका जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेती है रेलवेज़ कर लेती है, ठीक है, या आपके ट्रक्स में तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है। तो ये इसमें जो पानी की बोट्स होती हैं, बड़ी बोट्स जो नदियों में चलती है, या पानी के जो जहाज़ होते हैं, वो उतना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन नहीं करते जितना कि बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फॉर इनलैंड, फॉर इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑल्सो वेरी फ्यूल एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए ये चीपेस्ट भी है, क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ चीपेस्ट। और अब क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट है तो इट इज़ ऑल्सो वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। इट इज़ ऑल्सो वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, बिकॉज फ्यूल एफिशिएंट है, ज़्यादा फ्यूल नहीं होता तो ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो दैट इज़ व्हाट इज़ अ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। India has inland navigation waterways of 14,500 kilometers. Out of these, 3,700 kilometers are navigable by mechanized boats. ठीक है, अब एक और चीज़ आ रही है बेटा, द नेशनल वाटरवेज, प्लीज अंडरलाइन, ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर फिफ्थ पॉइंट भी बनाना हो तो वो बना सकते हो, वो ऐसे मोस्ट suitable for carrying heavy and bulky goods. ठीक है जी, अगर आपने बहुत भारी सामान, बहुत भारी कंटेनर्स को, आपने देखा होगा पानी की जहाज़ में कितने बड़े बड़े कंटेनर्स को लोड करा जाता है, तो अब इतने बड़े बड़े कंटेनर्स को सिर्फ पानी के जहाज़ में लोड किया जा सकता है, ना इसको रेलवेज़ में लोड किया जा सकता है, ना इसको एयरवेज़ में लोड किया जा सकता है, ना इसको रोडवेज़ में लोड किया जा सकता है। तो अगर आपने बहुत ही हैवी और बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे फ्यूल एफिशिएंट, सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली, सबसे चीप जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो आपका क्या है, वाटरवेज ही, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको सबसे बहुत कम पैसों में भारी से भारी कंटेनर्स को भी ट्रांसपोर्ट करने की एक तरह से फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है, जो कि ना रोडवेज करवा पाता है, ना रेलवेज, ना एयरवेज। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, वेदर यू हैव टू ट्रांसपोर्ट इट इनसाइड योर कंट्री और यू हैव टू ट्रांसपोर्ट इट आउटसाइड योर कंट्री। इज दैट क्लियर? उसके अलावा बेटा, नाउ आई एम रबिंग इट, अच्छा, उसके अलावा देखो बेटा, हम इंडिया में ना 3 इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं, नॉट 3 बट 4 इंपॉर्टेंट वाटरवेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ इंडिया। Number 1, underline please and write the question also. What is the importance of waterways? What is the importance of waterways? Write any 5 points. ठीक है, अभी जो हमने 5 points लिखे वो सारे आंसर्स. What is the importance of waterways? Write any 5 points. Next question. Which are the important waterways in India? Name them. Which are the important waterways in India? Name them. दोनों क्वेश्चन लिख लो.
देखो बेटा सबसे पहला है गंगा रिवर, गंगा रिवर का द बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, दैट इज योर NW1। NW1। अब ये NW क्या है? नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज नंबर 1। जैसे आपको याद होगा हमने NH पढ़ा था, NH मतलब नेशनल हाईवेज, NH1, NH5, NH10, NH11, NH37, NH44, तो वो क्या है? NH यानी कि नेशनल हाईवेज। इसी तरह से ये क्या है? NW दैट इज योर नेशनल वाटरवेज। ठीक है, फुल 1 मार्क्स के लिए लिख भी लो, व्हाट इज NW, लिख लो 1 मार्क्स के लिए MCQ के लिए, व्हाट इज NW, दैट इज योर नेशनल वाटरवेज। ठीक है, तो इसकी भी नंबरिंग की हुई है NW1 कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है बेटा? फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया, फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में, इलाहाबाद इन यूपी, टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और रिवर कौन सी है? रिवर गंगा, ऑन रिवर गंगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? नेशनल वाटरवेज नंबर 1 फ्रॉम इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल ऑन रिवर गंगा, दैट इज NW1। नेक्स्ट नंबर 2 NW2। नेशनल वाटरवेज नंबर 2। ठीक है, ये कहाँ पर है? NW2 कहाँ पर है? देखो आप अंडरलाइन कर लो, ब्रह्मपुत्रा रिवर में सादिया टू धुबरी। From Sadia in Assam to Dhubri in Assam, both in Assam. From Sadia to Dhubri in Assam state of India. ठीक है जी, रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, NW2। नेक्स्ट अंडरलाइन नेक्स्ट वन, दैट इज योर NW3। नेशनल वाटरवेज नंबर 3, ये कहां पर है? फ्रॉम वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। ठीक है, ये कैनाल पर बनाया गया, प्लीज को भी अंडरलाइन कर लो। फ्रॉम वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ बना है? कोट्टापूर्मा कोमम टू उद्योग मंडल एंड चंपकारक कैनाल्स 205। ये अंडरलाइन कर लो नेम प्लीज, ये नेम अंडरलाइन कर लो, बुक में दिया हुआ है, इसको टिक कर लो। ठीक है, इन केरला, ये नाम टिक कर लेना खुद ही, इन केरला। ठीक है, और ये किस पे बना हुआ है? कैनाल्स पर, 2 कैनाल्स पर बना हुआ है, वेस्ट कोस्ट कैनाल। ठीक है जी, ये किसी नदी के ऊपर नहीं है बल्कि नहर के ऊपर है। ठीक है, कैनाल, जगह का नाम टिक कर लो, कोटपूर्ण कोमम उद्योग मंडल एंड चंपकारा कैनाल्स, दैट इज लेंथ ऑफ 205 किलोमीटर। ठीक है, दैट इज योर NW3, ये टिक कर लेना नेम प्लीज। उसके अलावा देखो बेटा कुछ और भी दिए हुए हैं। एक बुक में जो न्यू बुक्स हैं उनमें दिया हुआ है NW4, वो भी एक कैनाल के ऊपर ही है, उसका नाम मेरी बुक में नहीं दिया, वो आप लोग टिक कर सकते हो, कुछ बुक्स में दिया होगा। ठीक है, वो आप देख लेना कौन सा NW4 भी एक NW4 है। ठीक है, ये न्यू बुक्स में दिया हुआ है, ओल्ड बुक्स में, पुरानी बुक्स में नहीं दिया हुआ, तो ये चेक कर लेना, इसको भी अंडरलाइन कर लेना NW4 को। उसके अलावा द अदर वायबल इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड्स ऑन गोदावरी, कृष्णा, बराक, सुंदरबंस, बकिंगम कैनाल। ठीक है, ब्राह्मणी, ईस्ट वेस्ट कैनाल एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कैनाल। ये सारे क्या है? कैनाल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं। आपने पहले ये 4 याद करने NW1, NW2, NW3 एंड 4। Apart from these, India's trade with foreign countries carried from the ports located at the coast. 95% of the country's trade volume is done by the sea. Very important. ठीक है, ठीक है, जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरवेज, उसका 6th और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लो, ये पॉइंट भी कर लेना साथ ही, लर्न 5 पॉइंट कर लेना, लेकिन 6 भी लिख लो कि मोस्ट of the countries trade, that is up to
95%, देखो आप खुद सोचो 95%, most of the countries trade that is up to the 95% trade is done through waterways, ठीक है ना। अब कंट्री का 95% से भी ज़्यादा इंडिया का हो या दुनिया के ज़्यादातर देश जो समुद्र से व्यापार करते हैं आज भी, क्योंकि समुद्र के जहाज़ में, पानी के जहाज़ में काफ़ी ज़्यादा सामान आप कंटेन करके लोड करके भेज सकते हो। तो दैट इज़ वाई दुनिया के सारे ज़्यादातर से ज़्यादातर कंट्री, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो वाटरवेज के थ्रू ही करते हैं। इंडिया भी उनमें से एक है, और इंडिया का 95% जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो इसके जरिए होता है, वाटरवेज के जरिए, ठीक है। कुछ पार्ट से इनलैंड वाटरवेज के थ्रू होता है, बाकी सारा ओवरसीज ही होता है, ठीक है। और वो सारा क्या होता है, वाटरवेज के जरिए होता है। दैट इज़ द वाटरवेज plays a very important role in the economy of the country, and that is why waterways can also be called as a lifeline of national economy. That is why waterways can also be called as a lifeline of national economy, just like land. Just like in the case of land, we have studied about roadways and pipelines and railways. If these are the lifelines of national economy, similarly waterways, whether it is inland waterways or overseas waterways, these are also can be called as the lifelines of national economy, because 95% of countries trade is done through these waterways. So this can definitely be called as an important lifeline of national economy, especially for the international trade. क्योंकि देश के अंदर तो फिर भी हम लोग कम ही वाटरवे से करते हैं, जो NW 1, 2, 3, 4 बड़े हैं इनसे भी ट्रेड होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। ज़्यादातर ट्रेड इन कंट्री के अंदर जो होता है ना हमारे, वो रेलवेज़ के जरिए होता है। कंट्री के अंदर जितना भी हम लोग ट्रेड करते हैं वो ज़्यादातर हिस्सा रेलवेज़ के जरिए होता है, रेलवेज़ के जरिए या रोडवेज़ के जरिए। वाटरवेज़ के जरिए काफ़ी कम होता है। लेकिन कंट्री के बाहर जब हमने सामान भेजना तो उसका 95% ट्रेड आपको वाटरवेज़ के जरिए ही होता है। बहुत कम ऐसा है जो हम लोग आसपास पड़ोसी देशों, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश में हम लोग रेलवेज़ या रोडवेज़ के थ्रू भेजते हैं, बहुत कम। बाकी सारा सामान हमारा पानी के जरिए जाता है, 95% तक ट्रेड। तो इसलिए वाटरवेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है बेटा, क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल हम पढ़ेंगे मेजर सी रूट्स के बारे में, दैट वी शैल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसके बाद हम लोग मैप वर्क भी करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज वीडियो बेटा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।